हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित का अध्याय नंबर 11 है विभिन्न आकार, जिसमें हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ आदि के विषय में चर्चा कर पाएंगे। देखिए भी, एक दिन गीता ने सोते समय सपना देखा। सपने में वह एक प्राचीन पुस्तकालय में पहुंच जाती है। वहां उसे गणित की एक पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्नों पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी। ये जो थ्योरी है, ये अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे ये पाठ समझ में आएगा, वरना ये पाठ है समझ में नहीं आएगा। गीता उस पुस्तक को ध्यान से देखने लगी। एक पन्ने का अकेला बिंदु बना हुआ था। एक पन्ने पर क्या बना हुआ था? भी एक बिंदु बना हुआ था इस प्रकार। अचानक वह बिंदु चमकने लगा। धीरे धीरे उस बिंदु से आवाज आई, मैं सबसे छोटी ज्यामिति आकृति हूं। ये एक जीके का प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी ज्यामिति आकृति कौन सी होती है? ये डॉट बोल सकते हो अंग्रेजी में, इसे हिंदी में बिंदु कह सकते हो। हर आकृति की शुरुआत मेरे से ही होती है। मेरे बिना किसी भी ज्यामिति आकृति का बनना संभव नहीं होता। कि अगर हम इस पर रेखा खींचे तो बिंदु से ही शुरुआत होती है। अब यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, बिंदु क्या चीज होती है? भी बिंदु वह सबसे छोटी ज्यामिति आकृति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। इसे प्राय छोटे से डॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे बिंदु ए, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु एक्स। यहाँ ए, पी, क्यू, एक्स एक बिंदु को दर्शाते हैं। अब बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। पुस्तक के अगले पन्ने पर उसने एक सीधी रेखा देखी जो दो तीर निशानों के बीच फैली हुई थी इस प्रकार। जैसे गीता ने उस रेखा को छुआ तो उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। रेखा ने बोलना शुरू किया। रेखा है ना, ये रेखा, इसने बोलना शुरू किया, मैं यात्रा हूं जो दो बिंदुओं का सबसे छोटा और सीधा रास्ता हूं। मैं स्थिरता और अंतता का प्रतीक हूं जो कभी नहीं रुकती। मतलब ये जो रेखा है वो अनंत होती है, कभी नहीं रुकती। अब यहाँ पर रेखा की परिभाषा दी गई है कि रेखा क्या होती है? भी रेखा बिंदुओं का एक सीधा अनंत समूह है जो दोनों दिशाओं से असीमित रूप से विस्तारित होता है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। ये जो इसकी है रेखा की, दोनों तरफ अगर तीर के निशान हो तो वो रेखा कहलाएगी। उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, वो आगे बढ़ती रहती है। इसे दर्शाने के लिए दोनों सिरों पर तीर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एस और टी दो बिंदु है। एक रेखा है जो एस टी बिंदु से होकर गुजरती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। फिर गीता ने एक रेखाखंड देखा। अब रेखाखंड और रेखा में अंतर होता है। इसके दोनों सिरों पर दो स्पष्ट बिंदु थे। इस प्रकार एक रेखा दोनों सिरों पर क्या हो भी इस प्रकार बिंदु हो, वो रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड ने एक शांत और स्थिर आवाज में कहा, मैं सीमा हूं, एक निश्चित दूरी, एक मापी जा सकने वाली लंबाई। मेरी शुरुआत और अंत निश्चित है। मैं दो बिंदुओं के बीच संबंध दर्शाता हूं। मेरी ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो क्या है? भी निश्चित है। अब देखो भी यहाँ पर रेखाखंड का परिभाषा दी गई है। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जो निश्चित अंत बिंदु होते हैं उसके। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। इसकी निश्चित लंबाई होती है, इससे आगे नहीं हो सकता। ये इसे मापा जा सकता है। पी क्यू एक रेखाखंड है और जिसके अंत बिंदु कौन से हैं? पी और क्यू हैं। ये अंत बिंदु या अंतिम बिंदु माने गए हैं। तो रेखाखंड, रेखा में अंतरा समझ गए होंगे। रेखा में दोनों तरफ क्या होता है? तीर का निशान होता है। और किरण है, किरण में एक तरफ बिंदु होता है, एक तरफ क्या होता है? तीर का निशान होता है, उसे किरण कहते हैं। अंत में गीता ने एक किरण देखी जिसका एक सिरा चमकता हुआ सूर्य जैसा था और दूसरी सिरा एक तीर का निशान लिए हुए था। किरण की आवाज में ऊर्जा व उत्साह था। मैं दिशा हूं, एक शुरुआत के साथ अनंत की ओर बढ़ती हुई। मैं प्रकाश हूं जो अंधेरे को चीरता है और नए रास्तों को रोशन करता है। अब किरण की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। किरण एक रेखा का वह भाग है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन दूसरी दिशा में अनंत तक विस्तारित होता है। ये जो बिंदु है भाई, ये अनंत तक जाएगा।
इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसे दर्शाने के लिए प्रारंभिक बिंदु पर एक बिंदु और दूसरी दिशा में एक तीर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक्स वाई किरण है, एक्स प्रारंभिक बिंदु है और वाई की दिशा में अनंत तक जाती है। समझ गए होंगे आप। ये क्या है भी एक रेखा है, ये क्या है भी एक किरण है, ये क्या है भी एक रेखाखंड है। क्या है भी रेखाखंड है और ये क्या है भी बिंदु है। उस दिन से गीता ने गणित को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसे हर आकार में एक नई कहानी दिखाई देती। जब भी वह निश्चित मुश्किल से में होती, उसे उस सपने की आवाजें याद आती जो उसे संभावनाओं, यात्राओं, सीमाओं, दिशाओं को याद दिलाती, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। आओ करें, कुछ करके देखते हो। शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को एक एक कागज देकर रबर, पैमाना, ज्यामिति बॉक्स का अनुकरण, ट्रेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुरेखण कहते हैं। जैसे कोई चीज को किसी कागज पर ज्यों का त्यों अनुरेखण करना या फिर ट्रेस करना। ट्रेस करने के लिए वस्तु को कागज पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाए। जैसे ये ज्योमेट्री यहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ पर पेंसिल घुमाने से एक नई आकृति मिली है। इस स्केल के चारों तरफ पेंसिल घुमाने से ये आकृति मिली है। रबर के एक तरफ ये आकृति मिलेगी, दूसरी तरफ ये आकृति मिलेगी। अब एक चौकोर आकृति के बीच से चित्र में दर्शाएं अनुसार मोड़िए। जैसे ये आकृति है, एक भुजा, ये भुजा, ये कोना, इनको ऐसे मोड़ा गया यहाँ से, तो ये आकृति प्राप्त हुई है। फिर इसको काट लिया गया, यहाँ से क्या किया गया? भी कट किया गया, तो ये दो आकृति मिल गई। इसके तीन ही कोने, 1 2 3, तो ये 3 कोनों वाली आकृति है, वो क्या बन गई? भी त्रिभुज बन गई। क्या बन गई? भी त्रिभुज। अब यहाँ पर एक परिभाषा दी है, 4 कोनों 4 भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज है। इसको हम क्या बोलेंगे? भी चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। और ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? भी त्रिभुज कहेंगे हम। अब यहाँ पर बताया गया, दो त्रिभुजाकार आकृतियों को जोड़ने पर एक चतुर्भुजाकार आकृति बनती है। जैसे ये त्रिभुज रहा, ये त्रिभुज रहा, इनको जोड़ा, ये जो आकृति बनती है क्या बनी? भी एक चतुर्भुज, इसकी 4 भुजाएं हों, वो आकृति बन गई। त्रिभुज में 3 कोण है, बाकी आकृतियों में 4 कोण है। इसमें भी 4 कोण है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। इसमें भी 4 कोण है, इसमें 3 है। इसके बाद में एक और नया टॉपिक अपनाता है वृत्त। वृत्त मान क्या होता है? भी घेरा, सर्किल। बच्चों को अलग अलग प्रकार की गोल वस्तुएं दिखाएंगे हम। जैसे सिक्का दिखा दिया, चूड़ी दिखा दी, बटन दिखा दिया, थाली दिखा दी। इन सभी वस्तुओं में क्या समानता है? ये सभी गोल हैं। क्या है? भी आप लिखोगे ये सभी गोल या वृत्ताकार कह सकते हो, वृत्ताकार है। क्या है? भी वृत्ताकार है। इनका आकार है वो वर्त जैसा है। ठीक है। सिक्का, चूड़ी, बटन आदि को कागज पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी? भी अब सिक्का रखोगे, इसके चारों तरफ पेंसिल घुमाओगे तो कैसी आकृति बनेगी? भी आप लिखेंगे वृत्ताकार। क्या आप लिखोगे? भी वृत्ताकार आकृति प्राप्त होगी। एक पेंसिल और एक धागा लें। आप एक पेंसिल लें, एक धागा लें, धागे का एक सिरा पेंसिल से बांधे, कागज का पर एक बिंदु ओ लें। जैसे यह बिंदु ओ है, धागे का दूसरा सिरा बिंदु ओ पर रखते हुए बिंदु ओ के चारों ओर घुमाने के लिए कहें। धागे को हमेशा तना हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पर पेंसिल को घुमाएंगे इस प्रकार, तो एक इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, धागा यहाँ रखकर। कागज पर बनी आकृति को दिखाएं और बताएं कि ये एक वृत्त है। क्या भी वृत्त है। जिस प्रकार अपनी कोई पशु होता है, जो उसका खुंटा बोलते हैं, बंधा हुआ होता है, तो वो चारों तरफ घूमता है, तो एक वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है। एक वृत्त निश्चित, ये परिभाषा दी गई है, एक वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। ये वृत्त की परिभाषा है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? भी जैसे ये
रुपया इसका केंद्र बिंदु ये है, बीच मध्यस्थ बिंदु। जिस निश्चित बिंदु ओ पर धागे का सिरा रखा था वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। विभिन्न वृत्ताकार आकृतियों, चूड़ी, सिक्का को ट्रेस करने के लिए कहें और फिर उन्हें मोड़कर यह पता लगाने के लिए कहें कि मोड़ने पर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, वह बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। जैसे यहाँ से मोड़ेंगे तो ये जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भी? इस प्रकार आपने वृत्त देखा होगा, ये तो इसका व्यास कहलाएगा बीच वाला, और ये क्या कहलाएगा? इस बिंदु केंद्र बिंदु से ये जो रेखा है ये त्रिज्या है। कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं हम इस प्रकार, क्या कहलाएंगे भी? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर बने किसी भी बिंदु तब तक एक सीधी रेखा खींचने के लिए कहें, यह सीधी रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर है और ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से रेखा खींचेंगे, ये त्रिज्या क्या है भी? त्रिज्या है। और इस रेखा को लंबा कर दिया जाए तो ये रेखा क्या कहलाएगी भी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी भी? व्यास। इसका आधा पार्ट है, मान लो इस प्रकार, ये त्रिज्या है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए वृत्त में अलग अलग त्रिज्या खींचने के लिए कहें और उन्हें नापने के लिए भी कहें, वे देखेंगे कि सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान है। यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी, ये दूरी सभी क्या है भी? समान होंगी। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर मिलाने वाला रेखा खंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यह वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा है। अब वृत्त का व्यास क्या होगा भी? ये अर्धवृत्त है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी लंबाई है, ये व्यास कहलाएगी। एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लें, इसे इस प्रकार मोड़े कि आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह ढक ले, आधा भाग इसके पीछे भी है। मोड़ने पर बनी रेखा को दिखाएं, बताएं कि रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाती है, यह वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है। अब यहां पर भी क्या दिखाया गया? अभी ये वृत्त है, इसमें ये रेखा त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे भी? पूरी लंबाई है वो व्यास कहलाएगी। ठीक है। अब नीचे देखो भी, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। त्रिभुज की आकृति ऐसी होती है, इसके तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं भी? तीन भुजाएं। कोण कितने होते हैं भी? तीन। एक कोण, दो कोण, तीन ही कोण होते हैं, तीन ही भुजा होती है, वो त्रिभुज होता है। एक बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, ये इसकी परिभाषा मान लो, इसकी विशेषता मान लो। वर्ग क्या होता है भी? वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चार ही कोण होते हैं। एक, दो, तीन, चार भुजा, चार ही किस्म क्या है भी? कोण है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। ये चारों भुजाएं क्या है भी? बराबर है। और यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण बनेंगे। यहाँ पर समकोण कितने डिग्री का होता है भी? 90 डिग्री का। ऐसी आकृति है वो आयत का लाएगी, जैसे आपके घर में मैच बॉक्स है, ठीक है, जैसे चारपाई है आपके घर में, संदूक है, चार भुजाएं इसमें होती हैं, चार ही कोण इसमें होते हैं। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। सभी भुजाएं समान नहीं होती, सभी भुजाएं समान वर्ग में होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ये क्या है भी? वृत्त है, इसमें कोई भुजा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। वृत्त गोलाकार है जिसके सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसका केंद्र बिंदु है, ये जो जितने भी बिंदु है यहाँ पर ये समान दूरी पर स्थित हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बना है, आयत और त्रिभुज में क्या अंतर है? आयत ये रहा और त्रिभुज ऊपर दिखाया गया है, इनमें अंतर बताना आपको। आयत में चार भुजाएं होती हैं, चार ही कोण होते हैं, परंतु त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। अब यहाँ लिख देंगे, आयत में चार भुजाएं चार कोण होते हैं, बल्कि त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। ये बात लिखेंगे आप, ठीक है। आयत और वृत्त में क्या अंतर है भी? ये आयत है और ये वृत्त में अंतर क्या है भी? आयत में चार भुजाएं चार कोण होते हैं, परंतु वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। ये बात यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। आयत और वर्ग में अंतर पूछा गया है तो आप बताएंगे
आयत और वर्ग और आयत ये रहे। इसमें बताएंगे आप अंतर ये बताएंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक ये अंतर लिखें, बस ये अंतर है इनमें, और कोई अंतर नहीं है। ये सेम है उनमें, चार इकोण इसमें होते हैं, चार इकोण इसमें होते हैं, परंतु इसकी भुजाएं सभी बराबर है, परंतु इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये अंतर आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो भी त्रिआयामी आकृति, 3D बोलते हैं अंग्रेजी में, 3 डायमेंशन आकृति। तो शिक्षिका कक्षा में 2 डिब्बे लेकर आती है, बच्चों को लगा कि उनमें कोई उपहार या खिलौना होगा, लेकिन जब उन्हें डिब्बों को खोला तो वे खाली थे। एक हाथकड़ी का डिब्बा था, दूसरा जूते का डिब्बा था। ये हाथकड़ी का, ये जूते का डिब्बा। सबसे पहले शिक्षिका ने घड़ी वाले डिब्बे को सामने से दिखाया, इस प्रकार खोलकर, और पूछा ये कौन सी आकृति है। बच्चों ने कहा ये तो वर्ग जैसी आकृति है, ये तो वर्ग जैसी आकृति लग रही है। एक बच्चे ने जवाब दिया मैडम ये तो मोटा भी है, मतलब मोटाई भी इसमें। शिक्षिका ने प्रसन्नता से कहा बिल्कुल सही। अब उन्होंने वर्ग कहा तो शिक्षिका ने कहा आपने सही पहचाना, परंतु एक बच्चे ने और जवाब दिया कि ये मोटा भी है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है इसमें। वर्ग एक द्विआयामी आकृति है, ये बात थोड़ी सी याद रखनी है आपको। 2D वर्ग क्या होता है अभी, 2 डायमेंशन द्विआयामी आकृति है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन यह डिब्बा एक त्रिआयामी आकृति है, जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और वर्ग की तरह इस डिब्बे की सभी भुजाएं बराबर है, इसे हम क्या बोलेंगे भी, घन कहेंगे। क्या कहेंगे भी, घन कहेंगे। वर्ग और घन में आप अंतर समझ गए होंगे। वर्ग के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई 2 ही चीज होती है, परंतु घन के अंदर क्या होता है भी, आकृति दोनों की सेम होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तीनों होते हैं इसमें। ठीक है। फिर शिक्षिका ने जूते वाला डिब्बा उठाया और उससे सामने खोल वाला भाग दिखाया। पूरी कक्षा बोली ये तो आया जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो मोटा है, या पहले वाला डिब्बा, जैसे पहले वाला डिब्बा। शिक्षिका ने कहा हाँ ये एक त्रिआयामी आकृति है, आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब पूछा जाए आपसे कि आयत में और घनाभ में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, परंतु जो डिब्बा है उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, और इसे घनाभ कहेंगे। क्या बोलेंगे भी, घनाभ। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद शिक्षिका ने दोनों डिब्बों को उलट पलट कर बच्चों को दिखाया और पूछा कि घन और घनाभ में कितने किनारे, कोने और सतह होते हैं। सत्य ने डिब्बों पर गिनकर उत्तर दिया। शिक्षिका ने समझाया कि घन और घनाभ दोनों में कोने, किनारे, फलकों की संख्या समान होती है, अंतर केवल भुजाओं की लंबाई का होता है। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है भी, केवल भुजाओं का होता है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती है भी, बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कोने, घन में कोने 8 होते हैं, घनाभ में भी कोने कितने होते हैं भी, 8 होते हैं। किनारे घनाभ में कितने होते हैं भी, 12, घन में भी 12 होते हैं। फलक है वो घन में 6 होते हैं, घनाभ में भी 6 होते हैं। अब कोने भी 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने, 4 कोने, ये रहे 5, 6, 7, 1 या 8 कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं। किनारे 12 होते हैं, याद रखना। ठीक है। आप कोई माचिस का बॉक्स लेना, उसके किनारे गिनोगे तो 12 होंगे। संदूक को चेक कर सकते हो, घर में आपके पड़ा होगा। आइए हम चौक के डिब्बे और पेंसिल बॉक्स को खोल कर देखते हैं। अब चौक का डिब्बा उसकी बंद आकृति ऐसी होती है, खोलने पर इसको ये प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक है इसमें। कितने फलक है भी, 6 फलक हैं। इसी प्रकार पेंसिल को खोलेंगे तो ये सारे वर्ग होंगे। क्या होंगे भी, वर्ग आकृति है। ये भी वर्ग है, ये भी सारे वर्ग है, क्योंकि आमने सामने सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की आयत है, आयत में देखो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक है इसमें भी, और सभी आकृतियां क्या होंगी भी, आयत होंगी।
किसी त्रिआयामी आकृति को खोलने के बाद द्विआयामी आकृति बनती है और इसे उस आकृति का नेट जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया भी, घन बनाने का तरीका। कागज पर 6 बराबर आकार के वर्ग बनाएं। ये सारे 6 वर्ग हैं बराबर आकार के। अब इन वर्गों को काटिए और रेखाओं पर मोड़ दीजिए। सभी भागों को मोड़कर जोड़ें और गोंद व टेप की सहायता से चिपका दें तो वर्ग बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बनेगा भी, इस प्रकार घनाकार आकृति बन जाएगी। घनाभ में वही कागज को 6 आयताकार भाग में, सभी आयत होंगे, 6 होंगे, 6 फलक हैं ये। फिर सभी को काटें, रेखाओं को मोड़ दें, इनको मोड़कर चिपका दें। घन और घनाभ बनाने के बाद उनके कोने किनारे फलक को दर्शाएं। आप भी पाउडर के डिब्बे या आइसक्रीम कोन को खोल कर देखिए और खोलने के बाद में कैसी आकृति बनती है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसको आकृति है, ये पाउडर का डिब्बा है, इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी भी, एक ऐसी आकृति है। इसके यहाँ पर भी एक वृत्त बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक वृत्ताकार आकृति बनेगी। ये यहाँ तक चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे भी, इस प्रकार की आप आकृति खोलने पर बनेगी। खोल के देख सकते हो इस प्रकार डिब्बे को। यहाँ पर ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन है, इसको खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति मिलेगी आपको। अब यह नीचे देखो भी चित्र बना हुआ है, ये घन है, 6 फलक है इसमें। यहाँ की कुछ विशेषताएं बताइए। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। सारे जो फलक होंगे वर्गाकार होंगे। इसके सभी फलक आकार और माप में बराबर होंगे और प्रत्येक शीर्ष पर 3 फलक मिलते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान माप के होते हैं। अगला है घनाभ। घनाभ में भी क्या है, 6 ही फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं भी, 6 फलक होते हैं। और घनाभ में 6 आयताकार फलक होंगे और उनका आकार कैसा होगा भी, वर्गाकार नहीं होकर क्या होगा भी, आयताकार होगा। इसके आमने सामने के फलक आकार व माप में बराबर होंगे। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की होती है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती तो वह घन कहलाता। आगे दिखाया गया बेलन। बेलन में फलक कितने होते हैं भी, 3 होते हैं। एक ये रहा, एक इसके साइड में, एक ये खुद रहा। ठीक है, बेलन के 2 वृत्ताकार पृष्ठ सतह होती है। एक वृत्ताकार ये रहा, एक वृत्ताकार ये रहा, जो एक वृत्त पृष्ठ से जुड़े होते हैं। दोनों वृत्ताकार आधार समान आकार व एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बेलन की ऊंचाई दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी है। शंकु में देखो भी एक ये वृत्त होता है, इसमें 2 फलक होते हैं। एक फलक तो ये हो गया, एक फलक ये हो गया। शंकु में एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है और एक वक्राकार पृष्ठ होता है। ठीक है, आइए प्रयास करें। एक आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए किन आकृतियों की टाइलें बिछाना आसान होगा, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। तो आप कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे भी, वर्ग। और क्यों बताइए, क्यों बताना है तो आप बताएंगे एक आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए वर्ग आकार की टाइलें बिछाना सबसे आसान और उपयुक्त होगा, क्योंकि वर्ग एक नियमित बहुभुज है। इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। ये बात आप यहाँ पर बता सकते हो। अब सोचिए, उत्तर दीजिए। अगर हम उनके गोल टाइलों से फर्श बनाएं तो क्या उनके बीच में खाली जगह रहेगी? आप बताएंगे हाँ, खाली जगह रह जाएगी। जैसे गोल आकृति है, इस प्रकार हम टाइल लगा दे, ये जो जगह रहेगी बीच में ये खाली रहेगी। क्यों रहेगी भी? तो आप बता सकते हैं कि वर्त से फर्श की पूरी तरह से ढकना मुश्किल होता है। वर्त एक सममित लेकिन बिना कोण वाली आकृति है। इसके 2 वर्तों के बीच में गैप रह जाएगा। ये विद्यालय का दृश्य देखो भी, प्रातःकाल विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें ये दिशा उत्तर है, यहाँ पर देखो नक्शे में, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है भी? दक्षिण। और ये कौन सी दिशा है भी? पश्चिम। तो विद्यालय में देखो यहाँ पर ऑटो खड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी की टंकी है, यहाँ पर कमरे नंबर दिए गए हैं, यहाँ विद्यालय का नाम दिया गया है। ये विद्यालय का मुख्य गेट है, ये पेड़ है,
पहला प्रश्न देखो भी, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में भी, तो आप कहेंगे कक्षा कक्ष। क्या दिख रहा है अभी? कक्षा कक्ष दिख रहे हैं। और बताओ क्या दिख रहा है अभी? मुख्य द्वार दिख रहा है, मुख्य द्वार। एक पानी की टंकी दिख रही है आपको, पानी की टंकी। और क्या दिख रहे हैं अभी आपको? वृक्ष दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, विद्यार्थी दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर कह सकते हो ऑटो दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभी? ऑटो। अब अगला प्रश्न है कि विद्यालय भवन का मुख्य दरवाजा किस दिशा में खुलता है? तो आप कहेंगे ये दक्षिण दिशा में। किस दिशा में भी? दक्षिण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विद्यालय के मुख्य दरवाजे से पानी की टंकी किस तरफ है भी? ये हम अगर यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो हमारा ये दायां हाथ होगा, ये क्या होगा अभी? बायां हाथ होगा। तो टंकी किस तरफ है अभी? बाईं ओर। तो आप यहाँ लिखेंगे बाएं तरफ है। किस तरफ है अभी? बाएं तरफ। टंकी को विद्यालय भवन के ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा अभी? अगर टंकी है, टंकी को ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वृत्ताकार दिखेगी। कैसी दिखेगी भी? वृत्ताकार, अर्थात गोल दिखेगी बिल्कुल। कक्षा कक्ष 2 का दरवाजा किस दिशा में खुलता है अभी? अब कक्षा कक्ष 2 देखो कहां पर है अभी? ये रहा कक्षा कक्ष 2, और इसका दरवाजा ये रहा, इस तरफ खुलता है, इस तरफ। इस तरफ कौन सी दिशा है अभी? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है अभी? पूर्व दिशा है। यहां पर देखो भी, ये रही। उत्तर होगा आपका पूर्व। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।